हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो आज का लेक्चर नंबर 3 है उस बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का। आपको जानकारी होगी कि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि बॉन्डिंग वगैरह क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लिया था, और आज के लेक्चर से हम लोग नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला नॉन कोवेलेंट बॉन्ड हमें डिस्कस करना है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स है आपके नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस का। तो उसी तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड की यूटिलिटी क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, और ख़ास तौर पे ये भी देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए भी, सस्टेन करता है लाइफ ऑन अर्थ। तो ये भी समझेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड अलग अलग जगह पे बायोकेमिस्ट्री में क्या रोल प्ले करता है। ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। वाटर के रेस्पेक्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें आज सीखने को मिलेंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं। क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें कोहेसिव फोर्सेस देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये कोहेसिव फोर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसी कारण से वाटर लिक्विड के फॉर्म में रहता है एट रूम टेम्परेचर। अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखते हैं 27-28 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो पानी आपको रूम टेम्परेचर पे नज़र आ जाएगा। तो आखिर ये रूम टेम्परेचर पे नज़र आने की वजह क्या है? बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस। अच्छा, एक बात और समझते हैं। ये तो डिस्कशन हो गया लिक्विड के फॉर्म में जब वाटर रहता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि पानी को अगर आप फ्रिज में डाल दें तो वो सॉलिड बन जाता है, यानी कि आइस बन जाता है। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, यानी कि पानी जब आइस के फॉर्म में होगा तो वो हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाता है एट कोल्ड टेम्परेचर। ठंडे टेम्परेचर पे पानी जो है वो एकदम आइस बना देता है, जो कि बहुत ही हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। अब ऑर्डर्ड का उल्टा क्या हो गया? अगर आप देखें तो अव्यवस्थित। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? व्यवस्थित। और अनऑर्डर्ड का मतलब क्या हो गया? डिसऑर्डर्ड का मतलब क्या हो गया? अव्यवस्थित। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं पानी का, वैसे वैसे गैस के फॉर्म में बदल जाता है वाटर। गैसियस फॉर्म जो है वो हाईली अनऑर्डर्ड या डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि अव्यवस्थित स्ट्रक्चर है। तो कोल्ड टेम्परेचर पे ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वाटर का, और हाई टेम्परेचर पे यानी कि गैसियस फेज में पानी का अनऑर्डर्ड या डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्वेंट फॉर द पोलर मॉलिक्यूल्स। अभी मैं वाटर के आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहा हूँ, और एक्चुअली यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिस्पॉन्सिबल है, यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से देखने को मिलते हैं। जितनी भी बातें आप यहाँ पे देख रहे हो, कोहेसिव फोर्सेस, सॉल्वेंट फॉर वाटर मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं वाटर के अंदर, ये सारे के सारे वही फीचर्स हैं जो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से देखने को मिलते हैं। आगे चल करके हम इसको कनेक्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तब आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। अब वाटर क्या है? सॉल्वेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स है। पानी पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए सॉल्वेंट के तरीके से काम करता है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे मॉलिक्यूल्स जहाँ पे पोलैरिटी देखने को मिलती है स्ट्रक्चर में। जैसे कि अगर हम बात कर लें ग्लूकोज की, तो अगर आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ठीक से देखा होगा तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज में बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स पाए जाते हैं। कौन से ग्रुप्स? हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स पाए जाते हैं। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या हो गया? OH पाया जाता है। अब ऑब्वियसली OH जो है वो पोलर बॉन्ड है। ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन की तरफ कम होता है, तो एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, जिसमें आप कह सकते हो ऑक्सीजन जो है वो स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और पोलर मॉलिक्यूल्स आसानी से पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कहने का मतलब है वाटर खुद अपने आप में एक पोलर स्ट्रक्चर है, इसी वजह से वो पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर सॉल्युबलाइज कर लेता है। आगे चल करके वाटर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। अच्छा, तो पोलर मॉलिक्यूल हो गया। इसके अलावा वाटर वाटर इंटरैक्शंस रिप्लेस्ड बाय द वाटर सॉल्यूट इंटरैक्शंस। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया जब भी आप कोई पोलर चीज़ पानी के अंदर डालते हैं तो क्या हो जाता है?
पानी वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन हो जाता है ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर सॉल्यूट के बीच में इंटरैक्शंस के। कहने का मतलब है जहां पे पानी के दो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे वहां बीच में सॉल्यूट का एक मॉलिक्यूल आ जाएगा और वो इंटरैक्ट करने लग जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वाटर वाटर इंटरैक्शंस विल बी रिप्लेस्ड बाय वाटर सॉल्यूट इंटरैक्शंस। कुल मिलाकर के ये बात हुई, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नॉट अ सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कभी भी आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अगर वाटर के अंदर डालेंगे वो कभी भी सॉल्युबलाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर जैसे कि ऑयल वगैरह हो गया, पोलैरिटी नहीं है तो पानी के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इट इज नॉट अ सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल देखें कि जो जनरल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर, वहां पे क्या रोल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। सिग्निफिकेंट रोल इन 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है यानी कि 3D स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स का होता है, वहां पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन्स का, जहाँ पे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट वगैरह देखने को मिलती है, टर्न देखने को मिलता है, वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 3D स्ट्रक्चर की बात करें या अगर हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे कि आपको याद होगा एडिनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट, पॉलीसैकेराइड्स के बीच में या मेम्ब्रेन लिपिड्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करती हैं। तो इतनी बात इंपॉर्टेंट हो गई, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका इमेज ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं और देखते हैं अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ही कारण पानी की बहुत सारी अनयूजुअल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, पानी का जो बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है या बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, या हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो देखने को मिलती है, ये सारी की सारी किस वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो अट्रैक्शन बिटवीन एडजेसेंट वाटर मॉलिक्यूल्स, जो दो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, अगर पानी एक ग्लास में ले लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इतनी सारी अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो ये मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पानी के अंदर जो सबसे कॉमनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका क्या रोल है, ताकि आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो उम्मीद है कि ये भी आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहां से हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज तो देखी, लेकिन क्या स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, चलिए वो भी समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्टेटेड बाय शेप ऑफ आउटर ऑर्बिटल ऑफ O2 एटम। अगर आपने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखा है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री यहाँ पे जो हमें वाटर की देखने को मिलती है, वाटर की, वो आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो ये है आपके वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपका है ऑक्सीजन और यहाँ पे है आपके हाइड्रोजन। ठीक है, अब देख सकते हैं आप कि हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके का एक एंगल बनाए हुए हैं, जो एंगल यहाँ पे दिखाया गया है 104.5 डिग्री। दूसरी बात, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज, आई मीन टू से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, इसीलिए ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव हमें नज़र में आते हैं। यहीं पे दूसरा भी आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, किसका? वाटर का। अब यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है, जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और ये जो ऑक्सीजन है जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये जो बॉन्ड बना रहा है, ये तीन लाइन से दिखाया गया बॉन्ड है, इसी को आप क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है 0.177 नैनोमीटर है, और ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये जो बॉन्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज माय हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक, चलिए अब दूसरी बात, सिमिलर टू sp3 परफेक्ट टेट्राहीड्रन, और अगर आप देखें तो जो वाटर का हाइब्रिडाइजेशन जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो sp3
हाइब्रिडाइजेशन की तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको परफेक्ट टेट्राहीड्रन में 109.5 डिग्री एंगल मिलता है, बट यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है हमें 109.5 डिग्री एंगल नहीं मिलता, यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है 104.5 डिग्री एंगल मिल रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। आपको पता होगा ना, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर रहा है, उसके अलावा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको आप नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से दिखा सकते हैं। इन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की वजह से ही क्या हो रहा है, जो वाटर का जो एंगल है हमें वो पूरा 109.5 डिग्री ना मिल करके हमें 104.5 डिग्री देखने को मिलता है। तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो ये कहानी हो गई आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में। अच्छा, क्राउडिंग बाय द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये तो मैंने भी आपको बता दिया कि ये इस वजह से क्राउडिंग हो रही है या एंगल जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसकी जल्दी से आप चाहें तो एक इमेज ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर क्रिएटेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। अब पानी के अंदर ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि एक आपका, क्योंकि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, 2 हाइड्रोजन्स पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रहा है। जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। तो ये कुल मिला के समझ में आया होगा। इसीलिए बोला जा रहा है 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्रिएट हुए हैं, जिसमें से हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन्स हैं जिनमें पार्शियल पॉजिटिव है और एक ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। तो दोनों पार्शियल पॉजिटिव को अगर जोड़ दें तो वो पार्शियल नेगेटिव के बराबर हो रहा है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है वो क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट, results in the electrostatic attraction between the oxygen atom of one water molecule and the hydrogen atom of the other water molecule। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जो कि पार्शियली नेगेटिव है और एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो कि पार्शियली पॉजिटिव है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही है। दूसरी एक खास बात, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता इसलिए है क्योंकि ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों के तीनों क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अब इनके साथ एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे लिंक किया हुआ है, ठीक है। F या O या N के साथ जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल में F या O या N के साथ बॉन्ड बनाता है इस तरीके का, इस बॉन्ड को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यानी कि अगर मैं FH बना रहा हूं और ये एक दूसरे फ्लोरीन के साथ या दूसरे ऑक्सीजन के साथ या दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इस बॉन्ड को आप क्या कहेंगे, इस बॉन्ड को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। दिस बॉन्ड विल बी रेफर्ड टू एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसकी इमेज ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो वीक बॉन्ड्स होते हैं, तो रिलेटिवली वीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। 23 किलो जूल पर मोल इन लिक्विड वाटर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी होती है बॉन्ड डिसोसिएशन। नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बात करें, मैंने कि पहले ही बताया है कि आपको ये मेजरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। हालांकि 10% कोवेलेंट नेचर भी होता है, लेकिन अगर कोई पूछे तो मेजरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होता है। लाइफ टाइम ऑफ ईच हाइड्रोजन बॉन्ड बात करें तो बहुत ही कम लाइफ टाइम होता है, विद इन पिको सेकेंड्स ये बॉन्ड ब्रेक होता है और फॉर्म होता है। तो 1 to 20 पिको सेकेंड्स इसकी लाइफ टाइम है, इसीलिए इसको फ्लिकरिंग क्रिस्टल्स बोलते हैं। बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, इस तरीके से होता चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअली वीक, जैसे कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है और इंडिविजुअली वीक है। लेकिन जब आप इसको सम कर लेते हो, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। एक जैसे आप वाटर ही ले लीजिए, तो वाटर में बहुत पानी अगर है आपके पास तो ऑब्वियसली वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो जब टोटल सम कर देते हैं तो ग्रेट इंटरनल कोहेशन ऑन लिक्विड वाटर हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, ऑल्सो फॉर्म ब्रिजेस बिटवीन द सॉल्यूट्स।
अब जो भी सॉल्यूट आपने पानी के अंदर डाला हुआ है तो सॉल्यूट्स के बीच में ब्रिज बनाने का काम भी हाइड्रोजन बॉन्ड कर देता है, ये बात समझिएगा। तो चाहे आप प्रोटीन्स ले रहे हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड्स ले रहे हो, तो प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड सॉल्यूट्स हो गए, यहाँ पे पानी के अंदर आपने डाला, पानी इनके बीच में ब्रिज जैसा काम करेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ब्रिज जैसा काम करेंगे। अच्छा, वन वाटर मॉलिक्यूल, एक पानी का मॉलिक्यूल अगर आप देखें तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एंड फॉर्म्स आर रेगुलर लैटिस स्ट्रक्चर। जब वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो एकदम रेगुलर स्ट्रक्चर बनता है, लैटिस स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर का मॉलिक्यूल। अच्छा, हाई, इसी कारण से हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आपको अगर आप पानी को टू से मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब आप उस लैटिस स्ट्रक्चर को, और ये जो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहे हैं ये आइस के अंदर बनते हैं। आइस कंडीशन में जब वाटर होता है, यानी कि हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में जब वाटर होता है, तो आपको 4 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। अब इस लैटिस स्ट्रक्चर का फायदा क्या है, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट डेवलप हो जाता है, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तब जाकर के हाइड्रोजन बॉन्ड सारे के सारे टूटेंगे और आइस बन जाएगा लिक्विड, यानी कि वाटर। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब चलते हैं आगे अगली स्लाइड पे, हालांकि आप इसको इमेज लेना चाहें या नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं H2O सॉलिड है, यानी कि आपकी आइस है। H2O वाटर में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो डेल्टा H यानी कि इंथैल्पी प्लस 5.9 किलो जूल पर मोल हो गई। इंथैल्पी का मतलब क्या हो गया, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हैं, सॉलिड टू H2O कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 5.9 किलो जूल पर मोल बस आप एनर्जी देते हैं, आइस से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाता है। और वहीं आप जब लिक्विड से गैस में आप जब कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ जाएगी। तो प्लस 44.0 किलो जूल पर मोल यहाँ पे एनर्जी होती है। ये आप देख सकते हैं लैटिस स्ट्रक्चर है, किसका जी, लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ आइस। मैंने जैसा कि बनाया, एक आइस का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, वो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब आप एनर्जी देते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पानी का एक मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में अब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। अब वो सिर्फ और सिर्फ 3.4 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म, 3.4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। इसीलिए लिक्विड वाटर डिसऑर्डर्ड होता है एज कंपेयर टू सॉलिड वाटर या आइस के कंपैरिजन में। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसकी इमेज ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आइस से जब आप वाटर में कन्वर्ट करते हैं, देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर आप आइस को छोड़ देंगे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे जो भी प्रोसेस अपने आप हो रहे हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती जाती है। हम यही कहते हैं हमेशा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो एंट्रोपी को बढ़ाते जाते हैं। यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो बढ़ती हुई चली जाती है। तो आइस जो है वो हाईली ऑर्डर्ड था और वाटर लेस ऑर्डर्ड है, कन्वर्जन हुआ, एंट्रोपी बढ़ गई। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप वाटर को भी छोड़ देते हैं, पानी को एक ग्लास में छोड़ दीजिए कुछ समय तक या एक दिन तक, आपको पानी के लेवल में परिवर्तन नजर आएगा, क्योंकि पानी वेपराइज हो चुका होगा। अगेन वाटर कंपैरेटिवली ऑर्डर्ड है एज कंपेयर टू वेपर जो कि लेस ऑर्डर्ड है। अगेन यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हुई, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आपको कोई एनर्जी बाहर से देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, खुद ब खुद हो गया। अब नेक्स्ट, ये दोनों प्रोसेस जो हैं, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगी। कभी जब थर्मोडायनेमिक्स का नंबर आएगा तो वहाँ पे हम ये बात डिस्कस भी करेंगे कि डेल्टा जी पॉजिटिव या नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है। खैर बहरहाल यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे कि रिएक्शन अपने आप हो रहा है, हमें कोई एनर्जी बाहर से देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो गई जी, नेगेटिव हो गई। अच्छा, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड शुड बी लेस देन इंक्रीजिंग द एंट्रोपी। अब आप सोच सकते हैं कि पानी को जब आप, पानी का जो आइस फॉर्म है, जब आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वाटर जो लिक्विड फॉर्म है, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को ज़्यादा स्टेबल रखने की कोशिश करता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो आइस फॉर्म में ही क्यों नहीं रह जाता, वाटर के लिक्विड फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके ही क्यों नहीं रह जाता। क्यों? इसलिए क्योंकि जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी को हमेशा बढ़ना है, ये रूल है, सेकंड आपका लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, वो यही कहता है कि रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज करती है। तो जब एंट्रोपी के इंक्रीज होने वाला जो रूल है वो ओवरटेक कर लेता है टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए
आइस का जो स्ट्रक्चर है वहाँ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, उसके बावजूद भी ये कन्वर्ट होता है 3.4 हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर यानी कि लिक्विड स्टेट में। इसलिए होता है क्योंकि एंट्रोपी को बढ़ाना है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसकी इमेज ले लीजिए। ओके, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। तो वाटर फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पोलर सॉल्यूट्स। भाई बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल हैं क्योंकि वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कंपाउंड्स विद NH बॉन्ड्स, ऑल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल होती हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अनचार्ज्ड बट पोलर मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल शुगर, डिजॉल्व रेडली इन वाटर। अगर आप ग्लूकोज ले लीजिए, उसको पानी में डालें, खट से डिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज के अंदर बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं जो कि पानी के अंदर डालते ही खट से डिजॉल्व हो जाते हैं पोलैरिटी की वजह से। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। इसकी इमेज ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ फिर बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिकली भी सिखाया गया है कि किस तरीके से C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और यहाँ पे आप वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, NH है, फिर OH है, फिर यहाँ पे अगेन NH के साथ बॉन्ड हो रहा है, फिर ये इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया है F या O या N के साथ कनेक्टेड अगर H है तो F या O या N के साथ बॉन्ड बना सकता है। अगर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल एंड वाटर, कीटोन एंड वाटर, फिर पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में या फिर DNA के बेसिस के बीच में। तो ये सारे के सारे जो हैं ये बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर आप हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल देख रहे हैं। ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा ज़रूर से। तो ये लेनिंजर की बुक से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये सिंपल सा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, 3 एटम्स जो भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये तीनों के तीनों जो एटम्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में हैं, तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अगर ये तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में ना होकर के थोड़ा सा कर्व टाइप का है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये आपका वीक हो गया। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ये आपका वीक हो गया। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? जब मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। और मैक्सिमम कब होगा? जब ये तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे। ऑब्वियसली चार्ज भी जब ज़्यादा होगा दोनों के ऊपर तो मैक्सिमम इंटरैक्शन होगा। चलिए, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको वाटर का और हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और ये भी समझ में आएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये CSIR का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्ड गेट वगैरह में बहुत पूछा जाता है, तो दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए आपको पता ही है कि ये जो टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है, हम वेट करेंगे और ये भी सजेस्ट करिएगा कि आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।